स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 12 से। और ये आपका है अकाउंटिंग रेशियो है। रेशियो से हम लोग बात करेंगे। चैप्टर क्लास 12 का है अकाउंटिंग रेशियो। इसमें आपको हम बेसिक चीज़ हम बताने जा रहे हैं। इसमें बेसिक चीज़ क्या है, जिस तरह से जिसके वजह से आपका सवाल आसानी से क्या बन सकता है, जिस कारण से उस चीज़ को आज हम बढ़िया से बताने जा रहे हैं। चलिए, इसमें आप देखेंगे कि जो अकाउंटिंग रेशियो जो हम लोग निकालते हैं, तो उस एक अकाउंटिंग रेशियो में सबसे पहले आपको जो है करेंट रेशियो निकालना पड़ता है। ठीक, करेंट रेशियो निकालना पड़ता है। करेंट रेशियो का आपका फार्मूला होता है करेंट एसेट्स बटे करेंट लायबिलिटीज। तो ये हम लोग पहले भी बताए थे कि करेंट रेशियो बराबर क्या फार्मूला होता है, करेंट एसेट्स बटे करेंट लायबिलिटीज। अब आइए करेंट रेशियो जो हम लोग निकालते हैं, तो उसमें करेंट एसेट्स क्या है और करेंट लायबिलिटी क्या है, करेंट रेशियो क्या है, इस बिंदु पर हम थोड़ा सा चर्चा करने जा रहे हैं। करेंट आपका जो रेशियो है, जो चालू अनुपात होता है। करेंट रेशियो का जो मतलब है ये चालू अनुपात है। ये आपको अनुपात के बारे में भी आपको जानकारी होगा कि अनुपात क्या होता है, कि जब एक राशि को दूसरे राशि से क्या कहता है, तुलना किया जाता है, तो तुलना करके जो आता है वही राशि आपको क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। तो ये चालू अनुपात क्या होता है? चालू अनुपात आपको चालू दायित्व और चालू संपत्तियों से संबंध रखता है। जो अनुपात चालू संपत्ति और चालू दायित्व से संबंध रखता है, उसी को हम लोग चालू अनुपात कहते हैं। और चालू अनुपात को कार्यशील पूंजी अनुपात भी कहते हैं। वर्किंग कैपिटल रेशियो भी इसको क्या कहता है, कहा जाता है। तो आइए इसमें आप देखते हैं करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स माने आपका जो दिया है, माने चालू संपत्तियां क्या है, ठीक है, आज चालू दायित्व क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन सा आइटम आता है। ठीक है, चालू संपत्तियां का मतलब होता है कि आपका वैसा संपत्ति जिसको कांच को चालू अवस्था में हम लोग इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे संपत्ति को हम लोग क्या करते हैं, चालू संपत्ति कहते हैं, करंट एसेट्स कहते हैं। ठीक, अब करंट एसेट्स में देखिए करंट रेशियो के लिए कंपोनेंट्स ऑफ करंट रेशियो दिया है, जिसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि करंट एसेट्स के अंतर्गत कौन कौन सा आइटम आता है और करंट लायबिलिटी के अंतर्गत कौन कौन सा आइटम आता है। ठीक है, तो आप देखिए ये आपका जो करंट एसेट्स है, इसको हम लोग कहते हैं चालू। ये आपका है चालू संपत्तियां, चालू संपत्तियां। ठीक है, और ये आपका जो दिया है करंट लायबिलिटीज, ये आपका दिया है चालू दायित्व। ये आपका दिया है चालू दायित्व। ठीक है, चालू दायित्व लिया है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपको कंपोनेंट्स ऑफ करंट रेशियो क्या क्या कंपोनेंट्स है, जिसमें करंट एसेट्स के अंतर्गत कौन कौन सा आइटम आता है, इस पर थोड़ा सा हम बात विचार करते हैं। देखिए ये करंट एक टर्म लेते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंतर्गत आपका आता है क्या, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और आपका आता है चेक्स या ड्राफ्ट इन क्या कहते हैं, ये आपको जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंतर्गत आता है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री, दोनों सेम बात होता है, ये आता है। उसके बाद आपका आता है ट्रेड रिसीवेबल, क्या आता है इसका, ट्रेड रिसीवेबल या सन्डी डेटर्स या बीआर, ये सब इसके अंतर्गत आता है। या उसके बाद आपका आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज। उसके बाद 5 में आता है शॉर्ट टर्म लोन्स या एंड एडवांस या डीआर बैलेंस, ये सब जो होता है करंट एसेट्स के अंतर्गत आता है। अदर आपको करंट जो एसेट्स है, अदर करंट एसेट्स, ये जो देख रहे हैं अदर करंट एसेट्स, ये इजी जो लिखा हुआ है, माने एग्जांपल गिवन आपका दिया हुआ है। अदर करंट एसेट्स के अंतर्गत आता है आपको प्रीपेड एक्सपेंस, इंटरेस्ट, एक्रूड ऑन द इन्वेस्टमेंट, माने एडवांस पेमेंट ऑफ क्या टैक्स, ईटीसी, ये सब आपको जो है करंट एसेट्स के अंतर्गत आपको आता है। ऐसे भी नॉर्मली रूप से अगर ध्यान में रखना चाहते हो तो रख सकते हैं। करंट एसेट्स के अंतर्गत आपको आता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, अब उसके बाद स्टॉक, बीआर, डेटर, माने ये सब आपको और जो सब सारी बात बताए हैं वो सब इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद आइए
करंट लायबिलिटी चालू संपत्ति के अंतर्गत क्या क्या चीज आता है? इसके अंतर्गत शॉर्ट टर्म ड्रॉइंग्स, ये शॉर्ट टर्म ड्रॉइंग्स है, इसके अंतर्गत आपका आता है लोन्स पेएबल, ऑन का आता है डिमांड, बी में आता है डिपॉजिट या लोन्स एंड एडवांस, उसके बाद है बैंक और ड्राफ्ट। इसकी लायबिलिटी का मतलब जानते हैं जिसको चुकाना होता है, वैसे आइटम को इस पे क्या क्या दर्शाया जाता है, लेकिन यहाँ करंट लायबिलिटीज है तो करंट लायबिलिटी के आइटम को आपको दर्शाना है। जैसे आपका देखिए 2 में ट्रेड पेएबल, जिसको हम बीपीबी कहते हैं, यहाँ सन्डी क्रेडिटर भी है, बीपीबी दिया गया है, इसके अंतर्गत आता है। अदर करंट लायबिलिटी के अंतर्गत जैसे इजी दिखा गया है, माने एग्जांपल गिवन है, जैसे माने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, आउटस्टैंडिंग आपका एक्सपेंस है, माने उसके बाद इंटरेस्ट है, पेएबल है, माने पेड माने डिविडेंड है, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, एडीसी, ये सब इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी आपको जो है करंट लायबिलिटी के अंतर्गत ही आता है, लेकिन इसके अंतर्गत आपका 2 आइटम आता है। माने शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंतर्गत कौन कौन आता है? प्रोविजन फॉर माने एम्प्लॉइज बेनिफिट, माने एम्प्लॉइज का जो बेनिफिट है, उसके बाद है प्रोविजन फॉर टैक्स, ईटीसी, ये सब इसके अंतर्गत क्या होता है? आता है। आप लोग समझ गए होंगे कि माने जो है करंट रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बारे में आपको जानकारी लेना होगा, समझना होगा कि करंट एसेट्स के अंतर्गत कौन कौन सा आइटम आता है और करंट लायबिलिटी के अंतर्गत कौन कौन सा आइटम आता है। अगर करंट एसेट्स के आइटम के बारे में अगर जानकारी अगर इतना प्राप्त कर लेते हैं और करंट लायबिलिटी के अंतर्गत इतना जानकारी आप क्या कहते हैं प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको करंट रेशियो से रिलेटेड जितना भी सवाल आपको होगा, सब सवाल आसानी से आपको क्या हुआ? बन जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल।